रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठे बेचने वाला गरीब सहेली का ससुराल। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रीति। मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और बताओ तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? वो सब बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत अमीर घराने में शादी हुई है मेरी। मेरा पति तो एक एम्बेसी कंपनी का मालिक है। भगवान की दुआ से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यार तुझे मैंने बहुत मिस किया था। तुझे पता है लंदन में मैंने अपने रूम में तेरी और मेरी फोटो भी लगा रखी थी। जब भी मुझे तेरी याद आती थी तो मैं उस फोटो को देखकर तुझसे बात किया करती थी। और तुझे पता है स्कूल टाइम पर जो लड़का राघव तुझ पर लाइन मारा करता था ना, वो मुझे लंदन में मिला और वो तेरे बारे में मुझसे पूछ भी रहा था। यार वो भी क्या दिन थे हम लोग के। कितना एंजॉय किया करते थे हम लोग। मैं तो इन दिनों को बहुत मिस करती हूँ। अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब हम लोग अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गए हैं। मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल को संभाल रही हूँ और तू पढ़ लिख कर अपने बिजनेस को संभाल रही है। पहले जैसी मौज मस्ती तो बिल्कुल खत्म हो गई है हमारी जिंदगी से। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो वक्त वक्त की बात है। जब हमारे पास कोई अच्छा वक्त आएगा तो हम उस वक्त को अच्छे से एंजॉय करेंगे। डोंट वरी। साधना और प्रीति बचपन की दोस्त थी। वो कई सालों के बाद एक दूसरे से मिल रही थी। उन्होंने एक साथ खूब सारी बातें भी की थी, जिसके बाद प्रीति की मॉम का अचानक से कॉल आता है, जिसके चलते उसे वहां से जाना पड़ता है। अरे यार साधना, अभी मुझे जरूरी काम से जाना होगा। मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया है। अगर अभी नहीं गई तो फिर शाम को वो मुझे बहुत ज्यादा लेक्चर सुना देंगी। और तू तो जानती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ सबसे पहले मैं तुझसे ही मिली। चल मिलते हैं फिर दोबारा। हाँ हाँ बिल्कुल, दोबारा मिलते हैं। प्रीति बिल पे करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद साधना उस रेस्टोरेंट से निकलती है और वहां से जल्दीबाजी में जाने लगती है। हे भगवान, रेलवे स्टेशन पर मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। साधना मार्केट से 5 किलो प्याज खरीदती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर एक छोटी सी दुकान पर उसकी सास, पति और उसका देवर उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे भाभी, आप कहाँ रह गई थी? बस कुछ जरूरी काम था, उसे पूरा करने गई थी। चलो अब जल्दी से प्याज काटते हैं। अच्छा बहू, तू अपनी लंदन वाली सहेली से मिल आई? मम्मी जी मैं उसी से मिलकर आई हूँ। वो बहुत अमीर है, मैं उसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं बहू, ये सब तो जिंदगी का पार्ट है, चलता ही रहता है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, लेकिन सबसे बड़ी दोस्ती होती है और तुमने अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाया है। एक दिन वो इस चीज को जरूर समझेगी कि जब उसके सामने तुम्हारी हकीकत आएगी। अपनी सास की बात सुनकर साधना को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, जिसके बाद वो प्याज काटकर प्याज के पराठे बनाना शुरू कर देती है। वो एक तरफ प्याज के पराठे बनाती है तो दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले प्याज के पराठे टिफिन में पैक करके रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन के अंदर जाकर लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। प्याज पराठा, प्याज पराठा, प्याज पराठा ले लो भाई साहब, प्याज पराठा, प्याज पराठा। अरे भैया, 2 टिफिन प्याज पराठा देना जरा। रवि रुद्राक्ष को 2 टिफिन प्याज पराठा दे देता है, जिसके बाद वो बाकी के पराठे बेचने के लिए आगे निकल जाता है। ऐसे ही वो सभी रात भर प्याज के पराठे रेलवे स्टेशन पर बेचते रहते हैं और जब रेलवे स्टेशन पूरी तरह खाली हो जाता है तो वो सभी वापस अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। रात का समय हो गया है, अब कोई रेलवे स्टेशन पर भी नहीं है। अब हम सभी को घर चलना चाहिए। अगर बारिश शुरू हो गई तो घर पर पहुंचने में दिक्कत होगी। साधना ऐसा कह ही रही होती है कि तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। वो सभी जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाते हैं। ये क्या, बारिश के चलते तो सारी लकड़ियां भी गीली हो गई। खाना कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं साधना, आज हम सभी बचे हुए पराठे को ही खा लेते हैं। रवि के कहने पर साधना प्याज पराठे के टिफिन एक एक करके सभी को दे देती है। सच में भाभी, आप तो बहुत टेस्टी प्याज पराठा बनाती हो। आपके हाथों के प्याज पराठा खाकर तो स्वाद आ जाता है। साधना बचपन से ही गरीब थी और उसने अपनी गरीबी को बहुत बारीकी से संभाल रखा था, जिसके चलते उसे अपने ससुराल में गरीबी को झेलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात उसके लिए ये थी कि उसने अपनी सबसे बेस्ट सहेली से अपनी गरीबी को छुपाया हुआ था। सोचो, जब उसकी सहेली प्रीति को इस बात का पता चलता तो वो साधना के लिए क्या सोचती। आइए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओहो, हद ही हो गई। एक तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई, ऊपर से मेरी सबसे बेस्ट सहेली साधना मेरा फोन नहीं उठा रही है। अब मुझे ना चाहते हुए भी रेलवे स्टेशन से जाना होगा। एक बार मैं साधना से मिल लेती तो थोड़ी आसानी हो जाती। खैर, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। प्रीति साधना को कई बार कॉल करती है, लेकिन साधना उसकी एक बार भी कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बना रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी कोलकाता जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। काफी देर हो गई है, अभी तक मेरी ट्रेन भी नहीं आई। ऊपर से मुझे भूख भी लग रही है।
आखिर उस जगह इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों है? तभी एक आदमी भीड़ की तरफ से आ रहा होता है, जिससे प्रीति पूछती है, अरे भाई साहब, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे तुम्हें नहीं पता, इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की अपने पूरे ससुराल वालों के साथ यहाँ पर प्याज के पराठे बेचती है। उसके हाथों के प्याज के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर कोई भी किसी का खाना नहीं खाता, केवल उसके प्याज के पराठे ही खाता है। ओह गॉड, यहाँ पर 3rd क्लास का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भीड़ जाकर वहाँ से प्याज के पराठे खा लूं। प्रीति भी ऐसा सोचकर भीड़ की तरफ जाने लगती है। चलते चलते उसे साधना की हल्की हल्की झलक दिखने लगती है। अरे ये क्या, ये तो मेरी सहेली साधना है और उसका पूरा परिवार। लेकिन साधना ने तो मुझे इसके बारे में कभी बताया ही नहीं। जैसे ही प्रीति साधना के सामने आकर खड़ी हो जाती है, साधना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। घबराहट के मारे उसके चेहरे से पसीने भी छूटने लगते हैं। तभी वो हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ देखो, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस यहाँ पर भंडारा करने आए हैं। हमने सोचा कि लोगों को प्याज के पराठे खिलाते हैं और कुछ नहीं, बाकी लोगों की सेवा तो करना अच्छी बात होती है ना, तुम तो ये जानती ही हो। बस करो साधना, मुझे सब पता है कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ प्याज के पराठे बेच रही हो, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? इतनी अमीर हो कि मैं क्या बताऊं। मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी गरीबी के चलते मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी हकीकत तुम्हारे सामने आए। साधना ऐसा कहकर रोने लगती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? इसमें रोने की कोई बात नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी का सच है और क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बताना पाई? अरे तुम्हारी अमीरी या गरीबी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें दिल से दोस्त मानती हूँ। प्रीति की आवाज सुनकर साधना प्रीति को गले से लगा लेती है, जिसके बाद साधना अपने हाथों से प्रीति को प्याज के पराठे बनाकर खिलाती है। उसके बाद प्रीति भी अपने किसी जाने माने केटरिंग वाले से बात करके साधना को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देती है, जिसके चलते वो खूब मेहनत करती है और प्याज के पराठे बनाकर बड़े बड़े ऑफिसेज में भिजवाती है। इसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। गौरी जल्दी जल्दी चूल्हे पर दाल चावल बना रही होती है। शुक्र है भगवान का, दाल चावल बन गए, जल्दी से दाल में तड़का लगा देती हूँ। ये कहकर गौरी जीरा, हरा धनिया, प्याज, टमाटर काटकर दाल में तड़का लगाकर बने हुए दाल चावल को बेचने ले जाने के लिए ठेले पर रखने लगती है। तभी उसका छोटा भाई राजू कहता है, दीदी दाल चावल बन गए क्या? मुझे थोड़ा सा दाल चावल दे दो, भूख लगी है। हाँ ये ले, अब दीदी को जाने दे। फिर गौरी फुटपाथ पर आकर अपने दाल चावल का ठेला लगा लेती है। तभी सड़क से गुजर रहा सुमित नाम का एक लड़का उसके पास आता है। आओ आओ प्यारे प्यारे ग्राहकों और खाओ गौरी के हाथों के बने गर्मा गर्म स्वादिष्ट दाल चावल। सुनिए, जरा एक प्लेट दाल चावल देंगी? ये लीजिए साहब जी। सुमित गौरी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए दाल चावल खाता है। अरे वाह, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हैं। शुक्रिया साहब जी। प्लीज आप मुझे साहब जी मत कहिए, मेरा नाम सुमित है, आप मुझे सुमित कह सकती हैं। दाल चावल खाकर सुमित गौरी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुमित पहला ग्राहक नहीं था जिसने गौरी के बनाए दाल चावल की तारीफ की थी। गौरी जितनी ही गरीब थी, सुमित उतने ही अमीर और बड़े घर का बेटा था। देवर जी आ गए आप। वैसे आज कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों लगा दी? चलिए डिनर लग गया है, आ जाइए। पल्लवी भाभी, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है? ऐसे कैसे भूख नहीं? अरे रात के 8 बज रहे हैं, डिनर का टाइम हो चला है। बाहर कुछ खाया था तूने? वो माँ, रास्ते में घर आते वक्त मैंने ठेले से खरीद कर दाल चावल खाया था। देवर जी, आपने ठेले से खरीदकर दाल चावल खाए? कॉलेज की कैंटीन और रेस्टोरेंट्स पर ताला लगा था क्या? अरे आपको पता भी है ये गरीब ठेले वाले पता नहीं कैसे सस्ते ग्रोसरी के सामान का इस्तेमाल करते हैं और कितनी गंदगी में खाना बनाते हैं। राजरानी की बहू पल्लवी बहुत ही अमीर और पैसे वाले घर से थी, इसलिए वह स्वभाव से बहुत ही घमंडी और अपने आगे गरीबों को कुछ नहीं समझती थी। मगर गरीब गौरी की सादगी पहली नजर में सुमित के दिल में उतर गई। अब सुमित गौरी को देखने के बहाने उसके ठेले पर आकर दाल चावल खाता। गौरी भी मन ही मन सुमित को चाहने लगी थी, मगर अपनी गरीबी को सोचकर वो रुक जाती। गौरी, तुमसे एक बात पूछूं? तुम ये दाल चावल का ये जो ठेला है वो क्यों लगाती हो? सुमित जी, मेरे सर पर मेरे छोटे भाई और मेरे पिता की जिम्मेदारी है। कुछ समय पहले तक पिताजी ठीक थे, मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर अब उनसे इतनी मेहनत नहीं होती, इसलिए घर का दाना पानी चलाने के लिए मैंने दाल चावल का ठेला लगाया। गौरी की तकलीफों को देखकर सुमित ने गौरी से शादी की बात अपने परिवार में बताई। सुना आपने सुमित क्या कह रहा है? मम्मी जी, मैं बात करती हूँ देवर जी से। हो क्या गया है आपको?
शादी अपनी बराबरी के स्टेटस वालों में ही अच्छी लगती है। बस करो पल्लवी बहू, और भाग्यवान क्या हो जाएगा जो एक गरीब घर की बेटी अगर हमारे घर की बहू बन जाएगी। हमारा सुमित उसी के साथ खुश है। सुमित की खुशी के लिए उसके अमीर घर वाले रिश्ता लेकर गरीब गौरी के घर आते हैं। नमस्ते भाई साहब, मैं यशवर्धन हूँ। दरअसल मेरा बेटा सुमित और गौरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर गरीब गोपी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझ जैसे गरीब की बेटी का रिश्ता इतने बड़े अमीर घर में होने जा रहा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजरानी गौरी को शगुन की थाली देती है। तभी पल्लवी गौरी को गरीब होने का ताना मारती है। मेरी होने वाली देवरानी जी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही हो, वरना तो किसी गरीब रमेश टाइप से ही शादी होती। गौरी पल्लवी की बातों को सुनकर सह जाती है और गोपी के गरीब होने के कारण साधारण तरीके से सुमित और गौरी की शादी हो जाती है और गौरी अपने ससुराल आ जाती है। अरे कितने सपने देखे थे मैंने अपने सुमित की शादी को लेकर, मगर बहू के पिता ने तो बेइज्जती कर दी। ना कोई महंगा बैंक्वेट हॉल बुक किया और ना ही कोई अच्छा इंतजाम किया। ऐसी गरीबों वाली सस्ती शादी तो मैंने पहली बार देखी है। ओहो मम्मी जी, अब सोचने का क्या फायदा, शादी तो हो गई। वैसे देवरानी जी, तुमने तो अपनी जिंदगी में इतना महंगा लहंगा पहली बार पहना होगा ना, क्योंकि अब तक तो गरीबी के कारण फुटपाथ पर बिकने वाले सस्ते कपड़े पहनने की ही आदत होगी। पल्लवी बातों ही बातों में गौरी को गरीबी का फिर से मजाक बनाती है, जिस कारण गौरी की आंखें छल छला जाती हैं। जिसके बाद राजरानी अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। ससुराल के पहले दिन गौरी जल्दी सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है। इतने में उसकी सास राजरानी और जेठानी पल्लवी किचन में आती हैं। प्रणाम माँ जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसीलिए घर पर 21 पंडित आने वाले हैं। इसीलिए तू उनके लिए अपनी पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाना, जिसे खाकर पंडित खुश हो जाएं। जी अच्छा माँ जी। ये कहकर पल्लवी और राजरानी किचन से चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी पहली रसोई में ऐसा क्या बनाऊं जो कि मेरे ससुराल वाले भी खा लें और घर पर आने वाले पंडित जी भी। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ और मीठे में साबूदाने की खीर बना लूंगी और थोड़े से लड्डू भी। हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर गौरी सबसे पहले साबूदाने की खीर बना लेती है और फिर जल्दी से लड्डू और दाल चावल भी बना लेती है। इतने में सारे पंडित घर पर आ जाते हैं और गौरी सभी को अपनी पहली रसोई में बनाया हुआ दाल चावल पत्तल में उनके सामने परोसती है, जिसे देखकर गौरी की अमीर सास और जेठानी उसे अलग ले जाकर कहती हैं, ये सब क्या है गौरी बहू, मैंने तुझे तेरी पहली रसोई में क्या बनाने को कहा और तूने क्या बनाया है? ये दाल चावल, ये भी कोई खाने की चीज है? मम्मी जी, मुझे तो पहले ही लगा था कि मेरी ये गरीब देवरानी कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। और देखिए वही हो गया। अरे हमारे घर में राशन की कमी नहीं है, तुमने पंडित जी के लिए ये सादा सा दाल चावल बनाया है, और दाल चावल बनाए तो बनाए साथ में उसे पत्तल में परोसा है। किचन में प्लेट की कमी पड़ गई थी क्या? कहीं तुम हमारे परिवार की बेइज्जती तो नहीं कराना चाहती? नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। झूठी सफाई देना बंद कर। अरे मेरी गलती, जो मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए तो जैसी गरीब से उसकी शादी करा दी। तुम गरीब लोग हम अमीरों के बीच में उठने बैठने के लायक ही नहीं हो। जा और जल्दी से जाकर अपनी गरीब वाला दाल चावल का पत्तल उठा कर ला। पल्लवी बहू, तू मेरे साथ किचन में चल। जी मम्मी जी। पल्लवी और राजरानी दोनों साथ मिलकर किचन में आकर छोले, पूरी, रायता, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और मीठे में बाहर से शाही टुकड़ा जैसे महंगे मिठाई मंगाती हैं और फिर पल्लवी और राजरानी सभी पंडितों को अपना बनाया खाना चांदी के प्लेट्स में परोसती हैं। ये लीजिए पंडित जी, अब खाना शुरू कीजिए। माफ कीजिएगा, मेरी नई बहू जरा गरीब घर से आई है, इसीलिए उसको हमारे घर के तौर तरीके पता नहीं है, इसीलिए उसने गलती से पहली रसोई में गरीब वाले दाल चावल बना दिए थे। राजरानी जी, हम साधारण सी जिंदगी जीना पसंद करते हैं और सादा खाना पसंद करते हैं। हमारे लिए इस चांदी के बर्तन में ये अमीर वाला खाना मोल नहीं रखता। आपकी बहू सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए उसे पता है कि पंडित सादा भोजन ही खाते हैं, इसलिए तो उसने हमारे लिए दाल चावल और साबूदाने की खीर बनाई थी। हमारे लिए वही खाना ले आइए। पंडित की बात सुनकर गरीब बहू बिना वक्त गवाए उन सभी को अपने बनाए दाल चावल और साबूदाने की खीर परोसती है, जिसे सभी पंडित खुशी से खाना शुरू करते हैं। गरीब बहू के बनाए सादे दाल चावल उन्हें इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो दोबारा से दाल चावल मांग कर खाते हैं और जाते जाते उसे आशीर्वाद देते हैं। राजरानी जी, आपकी गरीब बहू एक बहुत ही अच्छी गृहिणी है। जब तक इसके कदम इस घर में है, आपके घर में कभी कोई कमी घाटी नहीं आएगी।
ये कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं और राजरानी और पल्लवी अपने किए पर पछताते हुए गौरी से माफी मांगते हैं। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बहू, मुझे भी माफ कर दे। तूने तो अपनी तरफ से अच्छी बहू की जिम्मेदारी निभाई थी, मगर मैंने तेरी पहली रसोई में दाल चावल देखकर तुझे जो नहीं कहना चाहिए था वो कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आपके या जेठानी जी की बातों का बुरा नहीं लगा। आप मुझसे बड़ी हैं और गलती तो किसी से भी हो सकती है। उस दिन के बाद से पल्लवी पैसों का घमंड करना छोड़ देती है। वहीं राजरानी भी गरीब घर से आई गौरी को अपनी अमीर बहू पल्लवी के जैसे प्यार करने लगती है।